वेलकम फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का टॉपिक रहेगा कोप 27। हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों है ये चर्चा में अभी फिलहाल। देन हम चर्चा करेंगे क्या होता है कोप, किसे कहते हैं कोप। देन व्हाट इज यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी क्या है। मेजर आज तक के जो कोप जो हैं, मेजर कोप्स, उनके क्या आउटकम रहे हैं, क्या उनके रिमार्केबल आउटकम्स रहे हैं, डिसीजंस रहे हैं जो आज तक इम्पैक्ट डालते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको भी करेंगे डिस्कस। और साथ ही साथ हम कोप 26 और कोप 27 के मेजर जो डिसीजंस थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। कोप 26 में नेट जीरो एंड पंचामृत, ये दो काफी चर्चित विषय रहे हैं और एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं लगातार, तो इनका भी करेंगे हम डिस्कशन। देन जो हमारा टॉपिक है कोप 27, इसके जो मेजर अचीवमेंट्स है, LTLEDS, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि काफी समय से वुलरेबल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड रही है और उसके ऊपर काफी लंबा नेगोशिएशन चला, लेकिन आखिरकार लॉस एंड डैमेज फंड का भी गठन किया गया। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। करते हैं आज की क्लास आगे स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, देन सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की तैयारी के दौरान एमएससी किया ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, और उसी के साथ में नेट जीआरएफ भी क्लियर किया है बच्चों। देन 2 बार मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया। फर्स्ट टाइम मुझे इंस्पेक्टर की पोस्ट अलॉट हुई एंड सेकंड टाइम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। और साथ में पैरेलली मैंने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया 3 टाइम और तीनों बार प्रॉपर स्टेट सर्विस का लोकेशन हुआ है। और अभी एट प्रेजेंट में इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, मोटिवेट करना, गाइड करना। तो चले करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले कोप 27, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, कहाँ हुआ, किस सिटी में हुआ, थर्मल शेख इजिप्ट के अंदर। उसके बाद में कोप होता क्या है, हमने बात कर ली कोप, लेकिन कोप है क्या। कोप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये पार्टीज कौन सी है, कॉन्फ्रेंस क्या है, सभा किन की, पार्टीज की। कौन सी पार्टीज, टू द यूएनएफसीसी। अब यूएनएफसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। तो यूएनएफसीसी के जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिनको हम पार्टीज कहते हैं, उन पार्टीज का जब कॉन्फ्रेंस होता है एनुअल, उसी को कहा जाता है कोप। और ये क्या होता है, एनुअली आयोजित किया जाता है, सालाना आयोजित किया जाता है। और कोप होता क्या है, कोप होती है सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूएनएफसीसी की। अब यूएनएफसीसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यूएनएफसीसी क्या चीज है। तो यूएनएफसीसी के बारे में बता देना चाहते हैं आपको। यूएनएफसीसी जो है एक लंबी प्रोसेस के तहत एक कन्वेंशन जो है, यूएनएफसीसी एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और ये सबसे पहले 1972 स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, वहां पे इसके बारे में रूपरेखा तैयार की गई थी। और ये आगे चल के 1992 में, जो सब हम जानते हैं, अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट भी बोलते हैं इसको, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील की एक सिटी है। तो 1992 में जब रियो के अंदर अर्थ समिट हो रहा था, किसका, यूएनसीडी का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वहां पे इसको साइन किया गया फर्स्ट टाइम। तो इसको साइन कब किया गया, 1992 में। देन ये फोर्स में कब आया, कब ये प्रभावी कब हुआ, मार्च 1994 के अंदर प्रभावी हुआ। अभी इसका सचिवालय कहाँ है, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। बोन, बोन एक सिटी है जर्मनी के अंदर, वहां पे इसका सचिवालय है। देन सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टाइम कहाँ था, जेनेवा में था, जिसको बदल करके आगे अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे, बोन, बोन जर्मनी में एक सिटी है। और इसको रेटिफाई कितनी कंट्रीज के द्वारा किया गया है, रेटिफाई जब किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी नेशन के द्वारा, इसको वहां का जो लेजिस्लेशन है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जब इसको औपचारिक तौर पे इसको सहमति दे दी जाती है, उसको रेटिफिकेशन बोला जाता है। तो एट प्रेजेंट इसके 198 पार्टीज के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया, जिसमें 197 तो स्टेट्स यानी राष्ट्र, 197 है देश, एंड एक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन। ऐसे करके टोटल 198 है रेटिफाई करने वाली पार्टीज, जिसमें 197 है स्टेट्स एंड 1 है रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यूएनएफसीसी के बारे में आपने जान लिया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 के अंदर साइन किया गया था, 1994 के अंदर ये प्रभावी हुआ। और इसी के तहत इसकी जो सिग्नेटरी पार्टीज हैं उनको बोला जाता है पार्टीज टू यूएनएफसीसी। और उनकी जब कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है,
एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, उसी को बोला जाता है सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कोप के बारे में आपने समझ लिया, कोप क्या है, कोप क्या है समझा आपने। इसके बाद में कोप के बारे में आपने ये भी देखा है, कोप सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस यूएनएफसीसी का। यूएनएफसीसी के जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इनके लिए कोप ही जिम्मेदार है और कोप ही इसके लिए एम्पावर्ड है, ठीक है। और कोप इसके बाद में क्या करता है, एसेस भी करता है एफर्ट्स जो कर रही हैं कंट्रीज, किसके लिए, प्रोग्रेस किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, एंड अदर जो भी कमिटमेंट इनके द्वारा किए जाते हैं, अदर जो भी कमिटमेंट्स किए जाते हैं उनकी दिशा में वो कितना आगे बढ़े हैं, इसका भी असेसमेंट यहाँ पे किया जाता है। जो प्लेज ली जाती हैं, जो शपथ ली जाती हैं, क्या उनके ऊपर प्रभावी तौर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस पे भी यहाँ पे असेसमेंट होता है कोप में। कोप एंड यूएनएफसीसी दोनों होप करते हैं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। देन अभी नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि मेजर कोप्स कौन कौन से हुए हैं, अभी तक जो कोप हुए हैं वो कौन कौन से मेजर कोप्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके क्या आउटकम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कहाँ हुआ ये तो अपने को ध्यान होना चाहिए, बर्लिन जर्मनी के अंदर 1995 के अंदर, ठीक है। सेकंड कहाँ पे हुआ, सेकंड हुआ क्योटो के अंदर। कोप 3 का आयोजन हुआ क्योटो एक सिटी है जापान के अंदर 1997 में, और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल का कहा कोप 3 में सबसे पहले जिक्र किया गया, 97 में इसका आयोजन किया गया था और इसको साइन करने के लिए सामने रख दिया गया था 1992 में न्यूयॉर्क सिटी, जो यूएसए की एक सिटी है वहां पे। लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ, इफेक्टिव हुआ 2005 में। कब ये इफेक्टिव हुआ, 2005 में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सामने कब रखा गया था, 1997 में रखा था। 1997 में इसको साइन करने के लिए सबसे पहले सामने रखा गया था और ये इफेक्टिव हुआ 2005 में, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 55 कंट्रीज इसको रेटिफाई करें, एटलीस्ट 55 कंट्रीज जिनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एटलीस्ट 55% योगदान है। तो 55 ऐसी कंट्रीज इसको साइन करेंगी जिनका 55% योगदान है किसमें, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन में। तो ऐसी ये कंडीशन कब फुलफिल हुई, 2005 में, और तभी ये प्रभावी हुआ, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल को हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी था, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी था जो लीगली बाउंड करता था इनके जो सिग्नेटरी कंट्रीज है उनको, कि आप ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को इस परसेंटेज लिमिट से कम करेंगे, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो पार्टीज थी, जो सिग्नेटरी पार्टीज थी, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, किस प्रिंसिपल पे आधारित, CBDRRC, ठीक है। CBDRRC के प्रिंसिपल पे आधारित था ये, अलग अलग इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब ये CBDRRC क्या है, CBDRRC है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। अब क्या, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को हम कम करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, ठीक है। और हम इस तरीके से काम करेंगे ताकि अपने अर्थ को बचाया जा सके। तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कंट्रीज की, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, इसलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड है। क्यों, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया है, तो उनका जो हिस्टोरिकल एमिशन है उसको देखते हुए उन लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर के लिए आगे आके अपने रिस्पॉन्सिबल हैं वो, तो उनको आगे आकर के सहयोग करना होगा कि इनका अल्प विकसित देश और जो विकासशील देश है उनके लिए, ठीक है। तो ये इन लोगों को आगे आकर के हेल्प करनी पड़ेगी और अपनी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अपनी रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी जो है उसके अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार वो भी प्रयास करेंगे। तो CBDRRC इसके अंदर एक कंसेप्ट दिया गया था जो काफी इंपॉर्टेंट है, CBDRRC, और इसी के तहत इन पार्टीज को ग्रुपिंग की गई थी, जिसमें फर्स्ट है एनेक्स 1 पार्टीज, देन एनेक्स सेकंड एनेक्स बी एंड नॉन एनेक्स पार्टीज। एनेक्स फर्स्ट पार्टीज कौन सी थी, वो डेवलप्ड कंट्रीज थी जिन्होंने पहले ही विकास कर लिया है, काफी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया है।
देन अनेक्स टू कौन सी थी, ये सबसेट है इन अनेक्स फर्स्ट कंट्रीज का। तो अनेक्स फर्स्ट कंट्रीज में से वो कुछ वो पार्टीज जिनको रिक्वायर्ड है टेक्नोलॉजी और फंड का ट्रांसफर करेंगी, वो किनको, नॉन अनेक्स पार्टीज को। ठीक है। देन अनेक्स बी पार्टीज, ये कमिटमेंट पीरियड से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही दो कमिटमेंट पीरियड लाए गए थे। क्या लाए गए थे? दो कमिटमेंट पीरियड। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ था 2008 से 2012 के इन 5 सालों के लिए। इसमें टारगेट था 1990 का जो लेवल है, 1990 का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो लेवल है उससे 5% कम करेंगे हम एमिशन को इस 5 साल की अवधि में। ठीक है। तो ये काफी सक्सेसफुल भी रहा और यहाँ पे जो पार्टीज ने इसको अचीव करने की दिशा में काफी पॉजिटिव कदम उठाए। देन ये जैसे ही अवधि समाप्त हो रही थी तो दोहा में एक अमेंडमेंट लाया गया कि भाई अब 12 खत्म हो रहा है, 2012 के बाद की रूपरेखा क्या हो, तो उसके लिए सेकंड कमिटमेंट पीरियड की बात की गई और उसको क्या बोला जाता है कि दोहा अमेंडमेंट, जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड के बाद में अमेंडमेंट लाया गया था। और ये आगे आने वाले 8 सालों के लिए था, 2013 से 20 के लिए। और इसमें जो रेफरेंस ईयर अपना 1990 का था CO2 ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, उस लेवल से 18% एमिशन रिडक्शन करना है इन कंट्रीज को जो इसको साइन करेंगी। तो ये कब हुआ? इसके लिए कंडीशन थी कि जब इस तरीके से 144 जो सिग्नेटरी कंट्रीज होंगी वो इसको जब साइन कर लेंगी, इसको रेटिफाई कर लेंगी, उसी दिन ये क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। तो ये ऐसा अचीव हुआ काफी लास्ट में जाकर के, कब? अक्टूबर 2020 में। तो कुछ एक देश ये भी मानते हैं कि जो 144 कंट्रीज द्वारा साइन करने वाली जो टाइम पीरियड था वो इस अवधि को पूरे होते होते, जब 2020 में पूरा हो रहा तब जाते जाते ये साइन हो पाया था अक्टूबर 2020 में। तो यूं माने कि ये एक फेलियर है। तो इस तरीके से इसकी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, ये अपने आप में एक सब टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है। तो अब इसको हमने एक बार डिस्कस कर लिया और आगे यदि आप इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर इसको कभी डिस्कस कर लेंगे हम। इसी में जो क्योटो प्रोटोकॉल में एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म था। क्या था? क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म बोलते हैं कि 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म था। एक था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सेकंड था जॉइंट इम्प्लीमेशन, थर्ड था एमिशन ट्रेडिंग। ठीक है। तो CDM, GI और एमिशन ट्रेडिंग क्या है इसके ऊपर आगे आपको बताएंगे अभी। और सबसे पहले आते हैं वापस जो मेजर कोप थे उनके बारे में। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिया, CBDR हमने पढ़ लिया, ये कोप 3 के अंदर चर्चा में रहा था और ये कंसेप्ट यहाँ पे कोप 3 1997 में दिया गया था। देन कोप 6 का हुआ बोन में और कोप 7 का हुआ था मराकेश में। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म की बात की गई थी, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किस तरीके से अपने जो आपकी जो कमिटमेंट्स है उनको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। आप या तो एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, या जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये 3 एक्टिविटीज है, इनको फुलफिल करते हुए आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो टारगेट है उसको आप फुलफिल कर सकें। ठीक है। तो ये क्या चीज था? ये था क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको। ये इसमें 3 टेक्नोलॉजी हैं, एक 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है CDM। CDM के अंदर क्या है? एक कंट्री है एनेक्स बी कंट्री या एडवांस जो डेवलप्ड कंट्री है वो है कंट्री ए। और ये दूसरा जो है क्या? विकासशील या अल्प विकसित देश। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और फंड का ट्रांसफर करेगा किसके लिए? ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वो टेक्नोलॉजी और फंड प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी एक जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री के लिए वो टेक्नोलॉजी फंड ट्रांसफर करेगा, उसको मिलेंगे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ये एक तरीके से सर्टिफिकेट्स हैं जिनको वो दिखा करके अपना कमिटमेंट के दौरान अपने जो टारगेट्स थे उनके लिए वो शो कर सकता है कि भाई मैंने इतना टेक्नोलॉजी और फंड ट्रांसफर, फाइनेंस ट्रांसफर किया और उसके बदले मैंने ये सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन प्राप्त किए। देन है ज्वाइंट इम्प्लीमेशन। ज्वाइंट अपने आप में दर्शाता है, ज्वाइंट यानी दो बराबर की पार्टीज हैं। बराबर की यानी एक ये अनेक्स बी पार्टी है, ये भी अनेक्स बी, यानी दोनों एडवांस डेवलप्ड कंट्री हैं। दोनों मिलकर के एक ऐसा ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है। मान लो कोई सोलर प्रोजेक्ट ही है, एक कंट्री है उसके पास इतना लैंड नहीं है, दूसरा जो डेवलप उसके पास इतना लैंड है, बेरन लैंड पड़ा है, तो उस दूसरे इस बी कंट्री के बेरन लैंड पे हमने एक सोलर प्रोजेक्ट स्थापित कर दिया। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का ट्रांसफर कर दिया है इसने, किसने? कंट्री ए ने। तो इसके बदले में जब ये प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है उसको हम कम करेंगे इस तरीके से, इस सोलर प्रोजेक्ट के थ्रू, तो हमें क्या मिलेगा? कंट्री ए को बदले में मिला टेक्नोलॉजी और फंड ट्रांसफर किया उसकी एवज में
ERU एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, और इस ERU के द्वारा वो कंपनसेट कर सकता है अपने एमिशंस को। वहाँ जो एमिशंस हुए थे उनकी भरपाई ये एमिशन रिडक्शन यूनिट से कर सकता है कि मैंने फला बी कंट्री के जॉइंट एक सोलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था और वहां से मैंने ई एमिशन रिडक्शन यूनिट्स प्राप्त किए और इनको वो दिखा के अपना कंपनसेशन है वो प्राप्त कर सकता है रिडक्शंस के बदले। ठीक है, तो थर्ड वन क्या है, एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग क्या है, कंट्री ए और कंट्री बी दो कंट्रीज हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है, या तो डेवलप्ड हो सकती हैं या एक डेवलप्ड कंट्री है दूसरा अंडर डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फंड प्राप्त दिया जाएगा और उसके बदले में असाइंड अमाउंट यूनिट्स हैं, असाइंड अमाउंट यूनिट्स जो स्पेयर बची हुई है कंट्री बी के पास, ये कंट्री बी है, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया को क्या है असाइंड यूनिट्स हैं कि आपको इतनी छूट दी जाती है, आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर सकते हैं। लेकिन जब कंट्री इंडिया ने इतना असाइंड जो यूनिट है जो उनको डेडिकेटेड है, जितनी छूट है उनको, उतनी यूनिट्स उन्होंने स्पेयर बचा ली, उसमें से कुछ यूनिट्स उनको क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं कंट्री ए को दूसरी इस एडवांस कंट्री को, और बदले में उनको क्या मिल जाएगा, फाइनेंस। तो इस तरीके से क्या एमिशन ट्रेडिंग, इसको कार्बन ट्रेडिंग भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि जो कोप 6 और कोप 7 में एमिशन ट्रेडिंग CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के तौर पे फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करवाए गए थे। देन कोप 8 जो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था इंडिया में और 2002 में, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है तो इसके मुद्दे क्या होंगे, अलग होंगे, क्या होंगे कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो आप एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिकार्बनाइजेशन करने के लिए, ठीक है, ग्रीनर बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे हमें फंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए भी हमें फंड प्रोवाइड कराओ। तो ये इस तरीके के कोप 8 जो न्यू दिल्ली में हुआ था 2002 में, यहाँ पे डिसीजन लिया गया। देन कोप 15 जो कोपेनहेगन में हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंसिंग की बात की गई। फाइनेंसिंग यानी वित्त प्रदान करो, और कितना प्रदान करो, फाइनेंस $30 बिलियन 2010 से 12 की अवधि के लिए, यानी कि आगामी जो 2010, 11 और 12 3 साल है, इस दौरान $30 बिलियन का फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे कि इनको अल्प विकसित और विकासशील देशों को। ठीक है, देन कोप 16 हुआ था। कोप 16 कहाँ हुआ, कानकुन के अंदर। वहां पे GCF ग्लोबल क्लाइमेट फंड की बात की गई। और GCF क्या था, GCF एक कंसेप्ट था कि हमें ये क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए, अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए क्या करेंगे, $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे, $100 बिलियन पर ईयर। कब से, 2020 से, यानी 2020 तक जब हम आगे चलेंगे, 2020 तक हम इस तरीके का एक फंड बना रहे हैं जिसमें पर ईयर ये एक GCF बना दिया, और इसमें हर साल $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और ये इसके लिए टाइम लिमिट क्या थी, 2020। क्या इसको अचीव किया जा सका 2020 तक? नहीं। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं 2018 और 2019 के अंदर अराउंड $80 बिलियन का ही कंट्रीब्यूशन हो सका इसके अंदर, उससे भी कम। तो यानी कि $100 बिलियन वाले को हम अचीव नहीं कर पाए जो टाइम लिमिट थी, तो इसलिए इसको बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया 2025 तक। यानी हम GCF के अंदर 2025 एक टाइम लिमिट है जब से हर साल डेवलप्ड कंट्रीज को $100 बिलियन इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसको आगे कहाँ यूज किया जाएगा, जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, वहां पे R&D में। ठीक है, वहां पे अडेप्टेशन के लिए जो एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही है उसके लिए। देन कोप 21 2015 में पेरिस में हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो पोस्ट क्योटो है, पोस्ट क्योटो जो एरा है, पोस्ट क्योटो पीरियड आपने को बताया था आपको कि कब खत्म हो रहा था, 2020 के अंदर। 2020 तक जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था 13 से 20 तक। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट लाया गया, और इसके बाद में ये रूपरेखा तैयार की गई कि 2020 के बाद में हम इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे ताकि हमारा जो प्री इंडस्ट्रियल एरा, जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड जो था 1850 से 1900 का, उस पीरियड के अंदर जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के अंदर सॉरी, तो उसके अंदर जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था वो इस सदी के अंत तक उस टेम्परेचर से हम अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस की लिमिट तक ही बढ़ने तक रोकेंगे। और हमारा उस पे भी आगे ज्यादा विशेषकर प्रेफरेबली हमारी क्या रहेगी प्राथमिकता कि इस 2 डिग्री सेल्सियस नहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही
तापमान वृद्धि को रोकेंगे। ठीक है, और इस दिशा में सारी एक्टिविटीज अभी की जा रही हैं। जो भी डिस्कशंस होते हैं वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दिशा में ही किए जाते हैं। देन COP26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर एक कंट्री है वहां हुआ था। इंडिया के पीएम मोदी साहब ने क्या दिया था, पंचामृत का एक कंसेप्ट दिया था। इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं हम। और COP27 ऑब्वियसली COP27 के जो दो मेजर आउटकम है, लॉस एंड डैमेज फंड एंड लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए देन COP27 के बारे में आपको बताते हैं। COP27 से पहले COP27 के आउटकम्स बता दें। COP26 के अंदर पहला था पंचामृत, जो हमने बताया कि पीएम साहब ने पंचामृत का एक 5 नेक्टर प्रिंसिपल्स दिए थे। 5 प्रिंसिपल्स क्या दिए थे कि हम इन चीजों को अचीव करने वाले हैं 2030 तक। क्या? फर्स्ट तो कि नॉन फॉसिल एनर्जी जो कैपेसिटी है, जितनी भी हमारी इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी होगा उसका 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेंगे। 500 गीगावाट हमारी क्या एनर्जी होगी, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड 2030 तक। देन हम क्या करेंगे, हमारी जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये 2030 तक। ये इसी के तहत हमने क्या माना, आईएनडीसीज के जो अपडेटेड आईएनडीसीज है उनमें ये टारगेट ऐसा का ऐसा लिया है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम इंस्टॉल्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी वो टोटल कैपेसिटी का 50% होगी। ठीक है, पहले कितना था, 40%, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 50%। क्यों? क्योंकि इसको सितंबर 2022 के अंदर ही हमने अचीव कर चुके हैं इसको। देन थर्ड वन है कि हमारा जो कार्बन एमिशन जो है उसको 1 बिलियन टन तक हम कम करेंगे आने वाले टाइम में आगे। यानी कि 2021 से जो 30 तक की अवधि का जो टाइम है, इसके अंदर हमारा जो जितना भी प्रोजेक्टेड जो अनुमानित कार्बन एमिशन जितना होता, उससे हम कितना 1 बिलियन टन का रिडक्शन करेंगे, की कमी करेंगे। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, कार्बन इंटेंसिटी। कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है उसको हम लेस देन 45% करेंगे। किस लेवल से? 2005 का जो रेफरेंस लेवल है उससे। पहले हमारा जो आईएनडीसी था, मूल आईएनडीसी, उसमें कितना टारगेट था, 33 से 35%। ठीक है, तो ऐसा हमने पंचामृत में ये उल्लेख कर दिया मोदी जी ने। तो हमने क्या किया, इस बार जो अगस्त 2022 के अंदर हमने अपडेटेड आईएनडीसीज दिए हैं, अपडेटेड आईएनडीसीज, वहां पे हमने क्या किया है, इसको 33 से 35% से बढ़ा करके कितना ले लिया है, 45%। क्यों? क्योंकि हमने पंचामृत में पहले ही ये इस तरीके से कमिटमेंट कर दिया। तो ये अपडेटेड आईएनडीसीज थे, उनके अंदर ये जो पंचामृत है यहाँ से 2 पॉइंट लिए गए हैं। फर्स्ट वन तो ये कि हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी होगा वो 50% रहेगा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। एंड देन हमने लिया कि हमारा जो इकोनॉमी की जो कार्बन इंटेंसिटी होगी, उसको एमिशन इंटेंसिटी होगी, उसको 45% तक लेस कर देंगे 2005 से। अब ये क्या चीज है एमिशन इंटेंसिटी? ये चीज है कि हम अपना जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे हम उत्पादन करते हैं, तो पर यूनिट, 1 यूनिट जीडीपी क्रिएशन के लिए हमें क्या होगा, फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होगा तो वहां क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होगा। ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होगा तो 1 यूनिट जीडीपी क्रिएशन के लिए जितना ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है उसी को बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी। तो ये जो 2005 में हम ऐसा जो कर रहे थे 1 यूनिट जीडीपी के लिए जितना ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कर रहे थे, उस लेवल से हम कितना कम कर देंगे, हमारा मान लो जो भी था 100% था, मान लो 100 यूनिट हम CO2 का एमिशन कर रहे थे, तो उसको घटा करके कितना कर देंगे, 45% तक घटा देंगे इसको। ठीक है, ये 100 का लेस देन 45% कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो COP26 जो ग्लासगो में हुआ वो पंचामृत की बात की गई। और यहाँ पे जो पंचामृत की बात की गई थी, इसमें सबसे पहले हमने किया, फर्स्ट जो हमारा सिद्धांत था वो हमने दिया कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी होगी वो 500 गीगावाट हो जाएगी 2030 तक, ऐसा हम टारगेट रखते हैं। सेकंड वन की 50% जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अचीव करेंगे 2030 तक। थर्ड वन है कि हम हमारी जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस हैं अभी आने वाले समय में 2030 तक, यानी 2021 से 2030 तक, उस अवधि में हम उनको 1 बिलियन टन से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कटौती कर देंगे। देन हमारा जो है कि कार्बन इंटेंसिटी जो है हमारा जीडीपी का, उसको 45% से रिड्यूस कर देंगे 2005 वाले लेवल से। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट, नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी, वो हम अचीव कर लेंगे 2070 तक। ये ग्लासगो के अंदर जो COP26 हुआ था ना बच्चों, वहां पे एक नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की गई थी। नेट जीरो क्या है? नेट जीरो ये है कि कोई भी कंट्री जो है
कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे जब प्रोडक्शन करेगा, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन तो होगा, लेकिन उस इमिशन को किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करेगा और जो एटमॉस्फेयर है वहां से कैसे उसको रिमूव कर देगा। जितना उसने ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया वो एटमॉस्फेयर में गया, इसमें से क्या करेंगे हम वापस से जो एडवांस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक है, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, कार्बन सिंक्स को थ्रू हम क्या करेंगे, हम ग्रीन जो इनिशिएटिव हैं जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, एंड परफॉर्म अचीव ट्रेड पेट स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, इनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। दूसरा जो ऑलरेडी जो एमिट हो गया है जो एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से, कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्निक से। तो इस तरीके से जो नेट आएगा इन दोनों का, एमिशन प्लस हटाया, ये उस कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसी की टर्म में मेजर किया जाता है हमेशा ग्रीन हाउस गैसेज को। मेजर जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने 2040 का टारगेट रखा था, चाइना ने कहा था हम 2060 तक अचीव करेंगे, और इंडिया ने क्या कहा है, हम 2070 तक अचीव करेंगे नेट जीरो का टारगेट। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा कि नेट जीरो क्या चीज है। इंडिया नेट जीरो 2070 तक अचीव कर लेगा, ऐसा हमने कोप 26 में कहा था। कोप 26 का हमने पहला पढ़ा पंचामृत, दूसरा आउटकम पढ़ रहे हैं क्या, नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये केस किस तरीके से हम करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या होगा, डीकार्बनाइजेशन करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर फोसिल फ्यूल बेस्ड होता है पेट्रोल और डीजल, उसको हम जब कंबस्ट करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज का वो एटमोस्फियर में रिलीज होती हैं। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल का यूज करेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या होता है, कोल बेस्ड हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे हम उनको रिप्लेस करेंगे किससे, सोलर से, विंड से, टाइडल एनर्जी से। ठीक है, तो और इसके अलावा हम किसको यूज करेंगे, इसके अलावा हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो मेजर दो इमिटर हैं, इन इनको हम क्या कर देंगे, डीकार्बनाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एमिशन कम होगा। ठीक है, देन सेकंड वन क्या है, कार्बन सिंक तैयार करेंगे, इससे ट्री और प्लांट्स को हम लगाएंगे। ट्री और प्लांट्स को हम जब लगाएंगे तो एक कार्बन सिंक तैयार होगा। ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का जैसे जो सबसे मेजर CO2 है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो एक तरीके से कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। तो हम डिकार्बनाइजेशन कर देंगे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का, कार्बन सिंक तैयार कर देंगे। हम अर्बन स्पेसेज को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग कोड यूज करेंगे, हरित ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो। देन रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम एटमोस्फेयर, किससे, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS टेक्निक को यूज करते हुए जो ऑलरेडी रिलीज कर दिया है उसको रिमूव भी तो करना है एटमोस्फेयर से। कैसे करेंगे, CCS टेक्निक से। CCS टेक्निक आपको शॉर्ट में बता देते हैं, एक 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस अपनाई जाती है CCS टेक्नोलॉजी में, कार्बन कैप्चर स्टोरेज में। फर्स्ट होता है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन क्या चीज है, सिक्वेस्ट्रेशन है जब गैसेज जब फैक्ट्री से निकली हैं, जब फैक्ट्री से गैसेज निकली उनमें से उसको रिमूव करना, किसको, CO2 को, ग्रीन हाउस गैस जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है CH4 को, इन गैसेज को रिमूव कर लिया। देन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, इसको लिक्विफाइड फॉर्म में बदलेंगे। ऐसे तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैस को, तो इसको लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देन पाइप्स में डाल के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर लिया। और थर्ड क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, तो एटमोस्फियर से रिमूव करना तो कहाँ, अंडर द अर्थ क्रस्ट, कहाँ, क्रस्ट के नीचे काफी गहराई में जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में स्टोर किया। या फिर दूसरा क्या चीज है, डीप ओशन है, डीप ओशन, वो सागर की जो गहराई है वहां पे इसको स्टोर करेंगे। इस तरीके से हमने क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इसे, इसको। तो हो गया जो हमारा नेट जीरो अचीवमेंट, नेट जीरो का जो टारगेट है, कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है, उसको हम इस तरीके से अचीव करेंगे। अब 70 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज ने ये प्रॉमिस किया था कोप 26 ग्लासगो के अंदर कि हम इसको कब तक अचीव कर लेंगे, 2050 तक। लेकिन चाइना और इंडिया ने, चाइना ने भी कहा कि हम 2060 तक कर पाएंगे और इंडिया ने कहा हम 2070 तक कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ग्लोबल प्लेज ऑन मेथेन है। मेथेन भी एक सेकंड जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस है, CO2 के बाद में क्या है, CH4। अब देखो, हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की थी, वहां पे कौन कौन गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज माना गया था,
वहां पे माना गया था CO2 CH4, देन नाइट्रस ऑक्साइड SF6, सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स, जो कि किस में यूज आते हैं, रेफ्रिजरेशन में। ठीक है, रेफ्रिजरेशन के जो अप्लायंसेज हैं वहाँ पे HFC और PFC यूज की जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो पार्ट है क्या है, CH4, उसके लिए भी COP26 में ग्लोबल एक प्लेस रखा गया था मीथेन के लिए। इसको काफी डेवलप्ड कंट्रीज ने आगे पुटअप किया और इसमें रिडक्शन का टारगेट रखा गया था कि CH4 एमिशन होता है उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो टारगेट था वो सामने रखा गया और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक मेजर CH4 एमिटर है, किसके बाद में, चाइना के बाद में। चाइना के बाद सेकंड स्थान पे आता है इंडिया, और एग्रीकल्चर सेक्टर और जो पशुपालन है यहाँ से इसका सबसे ज्यादा एमिशन होता है। इसके अलावा पेडी कल्टीवेशन, धान की जो खेती है वहां से भी CH4 का एमिशन होता है। तो हमने एक बार के लिए इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, कि हम इसमें अभी इतने केपेबल नहीं है। COP26 हमने डिस्कस किया, पंचामृत नेट जीरो ग्लोबल प्लेज ऑन मेथेन, इसके रिगार्डिंग। देन हम डिस्कस करते हैं COP27 पे आते हैं। COP27 के अंदर सबसे पहले हमने अपना नेट जीरो का जो टारगेट रखा था 2070 तक अचीव करने का, उसके लिए जो फर्स्ट हमने क्या बताया, हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी वो प्रेजेंट रहे और उन्होंने जो सबसे पहले बताया कि हम किस तरीके से इसको अचीव करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो हमने लॉन्च किया है, और जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का इंडिया का टारगेट है उसके थ्रू हम नेट जीरो को अचीव करेंगे। सेकंड, उन्होंने बताया कि हमारा जो न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है उसको हम 3 गुना तक बढ़ा देंगे 2032 तक। थर्ड वन की हम जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है टारगेट है, जो अभी 10% था उसको 20% करते हैं 2025 तक। 2025 तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल और डीजल के अंदर, उसको 20% तक बढ़ा करके 10% से अभी वाला जो टारगेट है उससे 20% तक का हम एम्बिशियस टारगेट रखते हैं 2025 तक अचीव करने का। देन हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यूज का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज का। ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल पे रन करते हैं जो प्राइवेट व्हीकल्स, उनका कम से कम यूज होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन में तरफ बढ़ेंगे। थर्ड वन क्या है, हम क्लाइमेट फाइनेंस है वो भी डेवलप्ड कंट्रीज हमें प्रोवाइड करवाएं। थर्ड वन है कि लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी एम्स है, ग्लोबल टेम्परेचर को 2% बिलो रखना और ज्यादा प्राथमिकता के साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना। जो ये हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो टारगेट था, हम उसको फुलफिल करने के लिए हम हमेशा कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है, ये हमने वापस दोहराया। तो इस तरीके से हमने नेट जीरो के ऊपर बात की। और नेट जीरो कैसे प्राप्त करेंगे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के थ्रू हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हब तैयार कर रहे हैं। सेकंड वन हमारा जो है न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके थ्रू हम जो कैपेसिटी है उसको 3 गुना तक बढ़ा देंगे 2032 तक। और उसके बाद में जो हमारा फोसिल फ्यूल बेस्ड जो पेट्रोल डीजल है उनको क्या करेंगे, एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे उसमें 20% तक 2025 तक। देन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज मैक्सिमम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या, COP27 का फर्स्ट जो आउटकम है LTLEDs, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, COP21 2015। यहाँ पे दो तरीके के गोल थे, एक था शॉर्ट टर्म गोल्स तो दूसरा था लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसी के तहत हमने क्या किया है कि अभी सामने रखा है LTLEDs, यानी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को सामने रखा है। और ये LTLEDs किस तरह के हैं, ये क्वालिटेटिव नेचर के हैं। हमने देखा कि आईएनडीसीज बच्चों आप इसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, एक हमारा डेडिकेटेड पूरा आईएनडीसीज पे डेडिकेटेड पूरा वीडियो आ चुका है। और उस वीडियो में जाके आप आईएनडीसीज को पढ़ सकते हैं। वहां पे आईएनडीसीज के अंदर जो फर्स्ट 3 जो टारगेट्स थे वो क्या थे, क्वांटिटेटिव नेचर के। ठीक है, क्वांटिटेटिव नेचर के। लेकिन जो उसके बाद में जो नवंबर 2022 में जब हमने वो 27 के अंदर जब हमने पार्टिसिपेट किया तो भी हमने वही वापस से यहाँ दोहराई। और इस दौरान हमने जब हमारी ये रणनीति जब साझा की तो हमने बताया कि ये सब हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार की है। वो 4 क्या है राष्ट्रीय परिस्थितियां, पहला तो है कि हमने बहुत कम लिटिल
बहुत ही कम हमने ग्लोबल वार्मिंग में अभी तक योगदान जो हमारा रहा है वो बहुत कम है। हिस्टोरिकल योगदान डेवलप्ड कंट्रीज का ज़्यादा है। सेकंड क्या है कि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो अभी भी है। हम अभी विकास के पथ पे अग्रसर है और अभी हमें इस डेवलपमेंट की प्रोसेस में हम एकदम से अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको बंद थोड़े कर सकते हैं। हमें आप टेक्नोलॉजी और फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड करवाएं। देन हमें लो कार्बन स्ट्रेटेजीज जो हैं डेवलपमेंट के लिए वो उनको हम लगातार परस्यू कर रहे हैं और अब हम आपके सामने भी रख रहे हैं। देन इंडिया को क्या है क्लाइमेट रेजिलियंस प्राप्त करना है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी अडेप्टेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारी जो ये लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज है ये लाइफ कैंपेन पे बेस्ड है। लाइफ कैंपेन हमारे जो पीएम मोदी साहब है उन्होंने COP26 में इसका तो सबके सामने रखा था। COP26 ग्लासगो के अंदर क्या है लाइफ कैंपेन, लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमारी सारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, वो एनवायरमेंट के अनुकूल हो। और हमारी जो परंपरागत जो संरक्षण पद्धतियां हैं, चाहे वो जल संरक्षण पद्धति हो या पर्यावरण अनुकूल पद्धति हो, हम इनको ध्यान में रखते हुए ही आगे डेवलपमेंट करेंगे। और हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी वो हम उसके लिए पैराडिग्म शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्या कि हम जो माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव, जो हम बिना सोचे समझे और जो विनाशकारी कंजप्शन है, उपयोग है, उसको किस तरफ बदल करके माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। और ये सारे लोगों को शामिल करते हुए, पूरे प्लेनेट को शामिल करते हुए इस एफर्ट को हम अचीव कर सकते हैं लाइफ को। तो ये इंडिया की देन है। जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल डे फॉर योगा को सबके सामने रखा था, उसी तरीके से हमने एक कैंपेन सामने रखा COP26 के दौरान। वो क्या था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये जो कैंपेन है इसी पे अब हमने इसी प्रतिबद्धता जो लोगों के सामने रखी थी, जो एक कंसेप्ट दिया था, उसी को अचीव करने की दिशा में हमने LTLEDs प्रस्तुत किए हैं। हमने जो अपडेटेड INDC जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं अगस्त 2022 में। और हमने हमारे लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्रस्तुत की है COP27 के दौरान। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या रहेंगे? LTLEDs हमने स्ट्रेटेजी बता दी, लॉन्ग टर्म है ये स्ट्रेटेजी और लो एमिशन को टारगेट करती है कि लो एमिशन रहे हैं हमारे। इस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे आगे आने वाले समय में। तो फर्स्ट जो है वो है कि लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो काफी इंटेंसिव है, कार्बन एमिशन जो सबसे ज्यादा करते हैं उन्हीं सेक्टर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, ईवीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। जिस तरीके से हमने फेम लाए थे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लेके आए हैं। और हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की है कि हम जो बायोफ्यूल है उसको बढ़ावा देंगे और जो फोसिल फ्यूल है पेट्रोल एंड डीजल उसके अंदर क्या मिलाएंगे, हम एथेनॉल मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, 25% तक बढ़ाएंगे, मिलाएंगे। और कब तक, 2025 तक। ठीक है, और आगे हमारा जो आने वाला टाइम है उसके अंदर हम सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके का होगा हमारा, अर्बन डेवलपमेंट होगा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है हमारा। देन हमारा जो ग्रीन बिल्डिंग कोड है। देन हमारा एनर्जी और रिसोर्स एफिशिएंसी पे जोर देंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो बात करता है स्टार रेटिंग की। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग कोड की। तो इस तरीके से हम एनर्जी और रिसोर्स एफिशिएंसी मितव्ययता की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारा, जो सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट जो म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा मिलियंस ऑफ टन जो एनुअली सॉलिड और लिक्विड वेस्ट क्रिएट किया गया है, जाता है प्रति वर्ष, उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देन हम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसके ऊपर अभी भी जोर देंगे क्योंकि अभी हमारी डेवलपमेंट नीड्स अभी भी फुलफिल नहीं है। तो हमने ये भी साथ में डिक्टेट किया। देन हमने क्या सामने सबमिट किया है कि हम एनर्जी एफिशिएंसी पे जोर देंगे। किस तरीके से, हमारी जो परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, जो एमिशन इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम है, आयरन एंड स्टील है, पल्प एंड पेपर है, फर्टिलाइजर है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड सीमेंट है। इस तरीके की जो एनर्जी इंटेंसिव 13 इंडस्ट्रीज हैं, जो एनर्जी इंटेंसिव 13 इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर हम क्या करेंगे, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम लेके आए। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, और इस स्कीम के तहत हमने कहा कि हमारा जो एमिशन है यहाँ पे हम कम करने के लिए जो R&D करेंगे, टेक्निक्स को अपनाएंगे, उन इंडस्ट्रीज को क्या देंगे,
एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स देंगे, और उन एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स को वो कहाँ सेल एंड बाई कर सकते हैं? एक्सचेंज पे, इस पावर एक्सचेंजेस पे। जो पावर एक्सचेंज है, जिस तरीके सेंसेक्स एंड निफ्टी है, उसी तरीके से पावर एक्सचेंज लाए गए हैं। कौन सा है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एक तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, एंड दूसरा है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स को क्या कर सकते हैं? सेल एंड बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पैट स्कीम लाई गई थी 2008 के अंदर, उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। देन नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारे द्वारा लाया गया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारे द्वारा लाया गया। जो हाइड्रोजन है वो फ्यूचर का फ्यूल है, और ये हमारा क्या है? हरित ईंधन है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, और आगे आने वाले समय में हम हाइड्रोजन बेस्ड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है। देन इलेक्ट्रिफिकेशन जो है और मटेरियल एफिशिएंसी है, उसके ऊपर ध्यान देंगे, एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे, एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे। देन हमने बात की थी कि सेकंड जो आउटकम था वो लॉस एंड डैमेज फंड है। सेकंड जो अचीवमेंट है लॉस एंड डैमेज फंड, उसकी बात करते हैं। कोप 27 का जो फर्स्ट तो था लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। एंड सेकंड क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड क्या चीज है? लॉस एंड डैमेज फंड है एक इस तरीके का फंड हम क्रिएट करेंगे जो इस चीज के लिए कंपनसेट करेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो एमिशन है, और उसकी वजह से जो कैटेस्ट्रोफिक एटमोस्फेरिक इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से बाढ़ आता है, लैंडस्लाइड होता है, और उसके बाद में जो नुकसान होता है उन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को नुकसान होता है, वो सबमर्ज हो जाते हैं। ठीक है। और उनके लॉस होता है किसको? प्रॉपर्टी को, कल्चरल साइट्स को। इसके अलावा उनकी काफी नुकसान होता है। तो उन नुकसान की भरपाई के लिए क्या इस तरीके का लॉस एंड डैमेज फंड होना चाहिए। और ये लॉस एंड डैमेज फंड किसके आधारित है? लॉस एंड डैमेज को सबसे पहले मांग किसने की? G77 कंट्रीज ने, G77 कंट्रीज और चाइना ने। अब इंडिया क्या G77 कंट्रीज में शामिल है। तो इस तरीके से ये डेवलपिंग कंट्रीज की लंबी डिमांड थी, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो इससे बचना चाहते थे, और इस पूरे जो जिस जो पूरा कोप 27 का आयोजन किया गया था, इस दौरान वो बचते रहे, लेकिन आखिर में आकर के उनको नेगोशिएशन की टेबल पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। और इस तरीके से इसकी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि कोप 27 में लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर सहमति बन पाई, और ये स्थापित किया जा सकेगा आगे। ये किसका? पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जो है, कि जो भी प्रदूषक है वो क्या करे? पे करे। इस कंसेप्ट पे आधारित है कि पोल्यूटर्स पे, जो पोल्यूटर है उनको इसकी भरपाई करनी चाहिए। किसकी? जो उन्होंने अभी तक पोल्यूट करने से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज करेंगे। तो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है। अब इसमें कंपनसेट की भी बात की गई है। कंपनसेशन किसका? जो विक्टिम्स है एनवायरमेंटल डैमेज, जैसे बाढ़ के बाद में रिहेबिलिटेशन होगा, री रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर बाढ़ के बाद में। दूसरी बात है कोई भूकंप आ गया। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल या हजार्डस इवेंट जो होते हैं, उन कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद में एक जगह से दूसरी रिलोकेट करना पड़ता है। तूफान आते हैं, ठीक है, हरिकेन आते हैं, बाढ़ आती है, तो रिलोकेशन है, रिहेबिलिटेट करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए उसकी कंपनसेशन कौन करे? उसका कंपनसेशन करे डेवलप्ड कंट्रीज, जो इसके लिए हिस्टोरिकली जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के लिए। तो ये कितने जिम्मेदार हैं हम देखते हैं। यूएसए और जो ईयू और यूके, ये जो तीन है, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूके, इन्होंने मिला करके अभी तक 50% से ज्यादा है एमिट किया है। टोटल जितना भी एमिशन हुआ है ना अभी तक ग्रीन हाउस गैसेज का, उनमें अकेले 50% से ज्यादा का योगदान यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन ने मिला करके कर दिया। चाइना जो है, चाइना अभी सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिटर है, लेकिन उसकी यदि हिस्टोरिकल हिस्सा देखें तो उसने 11% योगदान किया अभी तक का जो एमिशन हुआ उसमें। इंडिया का एमिशन में जो योगदान है वो काफी कम है, और पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन तो और भी कम है। लेकिन अभी के टाइम पे चाइना, यूएसए के बाद में थर्ड नंबर पे आता है इंडिया ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के मामले में। लेकिन जो हिस्टोरिकल जो हुआ था, हमने कहा यूएसए, यूके और ईयू, इन तीनों ने मिला करके ग्रेटर देन 50% कंट्रीब्यूट किया ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन में। चाइना ने कितना योगदान किया है? 11%। इसके अलावा इंडिया ने केवल 3% योगदान है इंडिया का अभी तक जो हिस्टोरिकली जितना एमिशन हुआ उसमें। तो हम इस तरीके से देखें पर कैपिटा जो एमिशन है वो भी काफी कम है इंडिया का। तो इंडिया को जिम्मेदार ठहराने की बात की जाती है, लेकिन इंडिया का हम देखते हैं हिस्टोरिकल काफी कम कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन में। अब हम हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों बात कर रहे हैं?
वो इसलिए कर रहे हैं बच्चों की सबसे जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज की जब भी बात आती है तो हम इसको CO2 से तुलना कर लेते हैं, CO2 की बात करते हैं, क्योंकि CO2 सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेज का जो हिस्सा है वो CO2 है, उसके बाद में CH4 है। ठीक है, तो CO2 की टर्म्स में ही हम हमेशा बात करते हैं। तो CO2 का जो एमिशन है वो एटमॉस्फेयर में एक बार जब एमिशन हो जाता है CO2 का, तो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर, वो कम से कम 100 साल तक बना रहता है एटमॉस्फेयर में, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अपने को मालूम है कि वैश्विक तापन की जो समस्या है वो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन से होती है, और जब एक बार एमिशन हो गया तो एटमॉस्फेयर में हंड्रेड्स ऑफ ईयर बनी रहती है। इसलिए हम हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो एमिट कर दिया वो अभी भी एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है डेवलप्ड कंट्रीज की, इंक्लूडिंग चाइना। और इन कंट्रीज को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ के फाइनेंस और टेक्नोलॉजी R&D इसमें सहायता करनी चाहिए अल्प विकसित और विकासशील देशों की। अब इसके लिए अर्जेंसी क्या है, इसकी क्या ऐसी जरूरत ये आन पड़ी जो 55 जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जैसे एक वनाताऊ एक आइलैंड है और वो पैसिफिक ओशन में वो डूबने की कगार पे है, तो वनाताऊ जैसे जो वल्नरेबल आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसके लिए वल्नरेबल हैं, जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले इवेंट्स हैं उनके लिए, तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशक यानी 20 वर्षों में ही इतना $500 बिलियन का नुकसान कर दिया गया है, नुकसान हुआ है उनकी GDP को, जो कि उनकी जो सब लोगों कंट्रीज की मिलकर के 20% GDP बना देता है। तो इनकी 20% जो GDP है वो तो इसी से लॉस में चली गई, उसी के नुकसान में चली गई, तो उनका नुकसान हो गया, उनकी भरपाई कौन करेगा, उनकी भरपाई करनी पड़ेगी जो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा जिन्होंने एमिशन किया है। तो इसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड की बात की जा रही थी। सेकंड क्या है, अभी जो एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, क्या ये जो इसके लिए सफिशिएंट नहीं थे क्या। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड है और अडेप्टेशन फंड है, ये ऑलरेडी अडेप्टेशन फंड जैसे ग्लोबल क्लाइमेट फंड जैसे इनिशिएटिव शुरू किए जा चुके हैं कोप के पुराने सेशंस में। तो क्या ये ऑलरेडी स्टेब्लिश मैकेनिज्म है, ये सफिशिएंट नहीं है? जी नहीं है। क्यों? जो मैकेनिज्म है ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये लॉस एंड डैमेज जो है उसकी बाद में जो कंपनसेशन है उसकी भरपाई की बात नहीं करते, ये केवल फंड डिलीवर करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, इस तरीके जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से हो, नुकसान होने के बाद में जो विस्थापन है उसके लिए जो भरपाई है वो कहाँ से होगी, लॉस एंड डैमेज फंड से। तो इसलिए इसकी डिमांड की जा रही थी। अब लॉस एंड डैमेज फंड क्या एकाएक स्थापित हो गया? नहीं, अभी आपको बताया विकासशील और अल्प विकसित देश काफी लंबे टाइम से बात कर रहे थे। UNFCCC के 1994 में जो UNFCCC हुआ वहां पे भी इसकी बात की गई थी, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, और वहां पे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए डेवलपिंग नेशंस को, ऐसी बात की गई UNFCCC में 1994 में। देन 2019 में जो कोपेनहेगन के अंदर आयोजन किया गया था कोप का, तो वहां पे भी डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि हम फाइनेंसिंग देंगे। जो शुरुआत में बात की थी ना कि वहां पे बात की गई थी हम आगे 2010 से और 12 के बीच में फंड प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके $30 बिलियन फंड प्रोवाइड करवाएंगे, एंड देन उसके बाद में हम पर ईयर $100 बिलियन प्रोवाइड करवाएंगे। देन ग्लोबल क्लाइमेट फंड की बात की गई थी, GCF की बात की गई थी कानकून के अंदर, वहां पे भी ये GCF तैयार किया जाएगा 2020 तक, और उसमें हर साल क्या किया जाएगा, $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा मिटिगेशन एक्टिविटीज के लिए। लेकिन क्या ये अचीव हो पाया? नहीं हो पाया। अभी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 60 से 80 के बीच में ही रहा है हमेशा। तो इसका जो टाइम पीरियड था 2020 वाला, इसको एक्सटेंड किया गया और कहा गया कि चलो आप 2025 तक इस चीज को अचीव करो, लेकिन करो। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी फाइनेंस की बात की थी। एक वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म आया था, WIM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पे भी लॉस एंड डैमेज की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई थी, यहाँ पे केवल टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करवाएंगे, डायलॉग स्ट्रेंथन करेंगे, एनहांस करेंगे नॉलेज को, इसके ऊपर जो नॉलेज है उस पर। यानी कि इन्होंने केवल इस तरीके की बातें की थी कि हम डायलॉग को स्ट्रेंथन करेंगे, टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्टाइज है उसकी बात की गई थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई थी लॉस एंड डैमेज की भरपाई के लिए। लेकिन लॉस एंड डैमेज की भरपाई भाई इन बातों से थोड़ी होगी, मनी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये अल्प विकसित विकासशील और जो वल्नरेबल कंट्रीज है उन्होंने कहा कि आप मनी प्रोवाइड करवाएं, तो इसकी ये लंबी डिमांड बनी हुई थी। 1994 में पहली बार जिक्र हुआ, फिर इसका 2009 में कोपेनहेगन समिट के दौरान भी, कोपेनहेगन का जो
कोप हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे भी इसकी चर्चा हुई। देन वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो 2013 में लाई गई, वहाँ पे भी लॉस एंड डैमेज की बात की गई थी। इस तरीके से काफी लॉन्ग वेटेड डिमांड थी जो अभी जाकर के COP 27 में फुलफिल हुई है। और एक जो रिसेंट रिपोर्ट और है उसकी भी बात करते हैं यहाँ पे, UN ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो US है, जो डेवलप्ड कंट्रीज का सबसे जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है US। तो US ने अकेले 1.9 ट्रिलियन डॉलर का डैमेज कर दिया है अदर कंट्रीज के अंदर। किसकी वजह से? उसके बाद जो एमिशन हुए हैं, उसकी वजह से जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं, और उन इवेंट्स की वजह से जो नुकसान होता है कंट्रीज में, वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर का एसेस किया गया अकेले US की वजह से। ठीक है। और जो नॉन इकोनॉमिक लॉसेज और भी हैं, ये तो इतना तो हमने इकोनॉमिक लॉस बताया, इसके अलावा जो जनहानि होती है, मृत्यु होती है, और डिस्प्लेसमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, हेल्थ को जो नुकसान होता है वो अलग से है। तो इस तरीके से हमें लॉस एंड डैमेज फंड को स्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। और इसी मांग के ऊपर इस बार COP 27 में आखिरकार जाकर के लॉस एंड डैमेज फंड, जो डेवलप्ड कंट्री जिससे बचना चाह रही थी, लेकिन आखिर नेगोशिएशन के बाद में इसकी स्थापना हो सकी। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने पढ़ा कि COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया। COP 27 का शर्म शेख एक इजिप्ट में है, इसलिए वहाँ किया गया था। देन कोप क्या है, कोप के बाद में हमारा बीच में जिक्र है UNFC। तो UNFCC क्या है, ये भी हमने चर्चा की। और मेजर जो कोप्स हैं उनकी हमने एक बार डिस्कस किया कि मेजर कोप जो समिट अब तक हुए हैं वहाँ पे। इसके अलावा हमने इसी दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। COP 26 के दौरान जो नेट जीरो और पंचामृत की जो बात की गई थी उनको डिस्कस किया। देन COP 27 के तहत हमने लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड लॉस एंड डैमेज फंड की बात की। होप करते हैं COP 27 को हमने अच्छे से समझा होगा। और यहाँ पे कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप यदि आगे जो भी आपके जो सजेशंस होंगे उनको भी हम इनकलकेट करेंगे, उनको हम इंक्लूड करेंगे आपके सजेशंस को। ओके, थैंक यू गाइज।